आज हम लोग फिजिक्स के सैंपल पेपर को डिस्कस करते हैं। ठीक है। जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं या जिसके पास है, अच्छी बात है, और जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड करके जरूर उसको प्रैक्टिस करेगा। आप सीबीएसई के साइट पे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस पेपर में क्या है कि साइंस के पेपर में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक साथ दिए जाएंगे। ये तो पता भी होगा आपको। और इसमें 5 सेक्शन बनेंगे, ए, बी, सी, डी और ई करके। तो ए सेक्शन जो होता है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू टाइप होता है। और जो दूसरा सेक्शन होता है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। और जो तीसरा है सी, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और चौथा आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। और पांचवा भी लॉन्ग टाइप में ही रहता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, वन बाय वन हम सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं कि पहले सेक्शन में क्या है, दूसरे सेक्शन में क्या है, हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्लेस्ड किया गया है, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड, इसका इमेज होगा। कहाँ पे फॉर्म्ड होगा? कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर से जितना ऑब्जेक्ट दूर पे है उतना ही दूर हमारा इमेज होगा, इक्वल डिस्टेंस पे। दूसरा कह रहे हैं कि एट ट्वाइस डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। या ट्वाइस डिस्टेंस पे, डबल डिस्टेंस पे होगा। तीसरा कह रहे हैं कि हाफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है मिरर से हाफ डिस्टेंस, द हाफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, मिरर के हाफ डिस्टेंस पे होगा। फिर कह रहे हैं बिहाइंड द मिरर एंड इट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या करेगा? मिरर के बिहाइंड होगा, इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसके पोजीशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको 4 रूल सिखाए थे, 4 रूल सिखाया था, और उसी से इमेज फॉर्मेशन के लिए बताया भी था। तो इसमें कितने केस बने थे? 2 केस बने थे। पहला केस क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट पे रख दें, तब हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। और अगर ऑब्जेक्ट को एक मीजर्ड डिस्टेंस पे रखें, ऐसे डिस्टेंस जिसको हम मीजर कर सके, तब उसका इमेज फॉर्मेशन माने इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है। तो दूसरे केस पे इन्होंने क्वेश्चन दिया है, तो इसको देखते हैं कि मान लेते हैं ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका क्या है, पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो 3 पॉइंट है, और ये तीनों पॉइंट क्या है, ये ध्यान देना है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कभी इधर मत बनाइएगा, इस साइड मत बनाइएगा। बच्चे गलती में बना भी देते हैं, पता नहीं क्या किस धुन में रहते हैं। तो जिधर कर्वेचर बना है, कर्व इधर साइड बना है ना, तो बनेगा किधर, इस साइड इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जैसे ही लाइट हमारी क्या हो गई, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट हम रख दे, मान लेते हैं ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइट यहाँ से फॉल हुई, और फॉल होने के बाद इस पॉइंट पे क्या हो गई, ये नॉर्मल का रोल करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है, ये नॉर्मल का रोल करेगा। तो ये क्या होगा, अगर नॉर्मल से ये आई एंगल पे स्ट्राइक हुआ है, तो आर एंगल पे क्या होगा बोलिए, रिफ्लेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसको जैसे ही हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, तो यहाँ फोकस पे आके मिलेगा। तो ये पहली रे हमारी तैयार हो गई। ठीक है, और दूसरी रे की बात करें, तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपका।
ये आपका येलो कलर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये लाइट आपकी इंसिडेंट हुई है कौन सी, दूसरी रे, आई एंगल बना रहे हैं, आर एंगल से क्या होगा बोलिए, रिफ्लेक्ट हो। तो इस रिफ्लेक्टेड रे को आप पीछे की तरफ आगे, तो क्योंकि ए हमारी रे है, ए रे है, दोनों डाइवर्जिंग नेचर में है, तो कहाँ मिलेंगे, पीछे की साइड मिलेंगे। इसको हम जैसे ही पीछे यहाँ पे मिलाएंगे, तो ए हमारा रिफ्लेक्टेड रे था और एक ए है, तो यहाँ कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा। ए डैश बी डैश करके, अगर इसका नाम ए डैश रख दे, इसका बी डैश रख दे, ठीक है। तो ए डैश बी डैश ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो ये जो एक्चुअल साइज है ऑब्जेक्ट की, उस साइज से क्या है, छोटी है। इनका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। कहाँ पे इमेज बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, और साइज कैसी हो रही है, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी हो रही है। तो जैसे ऑब्जेक्ट आप पास में ऐसे पोल की तरफ बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लेके आएंगे, वैसे ये इमेज आपका इधर पोल की तरफ आगे बढ़ेगा। जिससे आप मिरर के पास जाएंगे, वैसे ही आपका इमेज भी मिरर के पास होता चला जाएगा। तो लेकिन ये क्या होगा, थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी, थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी, लेकिन लेकिन हाइट रियल ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपका है, उससे इमेज की हाइट हमेशा कम ही होगी। तो ये इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही है। क्या बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है हमारा इमेज, बिहाइंड द मिरर बना है। और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, इमेज का वेरिएशन हो रहा है, किसके किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट इंटर्स द एटमॉस्फेयर, it strikes on extremely fine particles which deflect the ray of light in all possible directions. This is due to, क्वेश्चन समझ में आया। कह रहे कोई लाइट रे है, अगर मान लेते हैं फाइन पार्टिकल है, ये सब ये फाइन पार्टिकल है, और इनसे क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। इस फाइन पार्टिकल से क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। तो स्ट्राइक होने के बाद ये क्या हो जाती है, चारों तरफ स्केटर्ड हो जाती है। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या होती है, स्केटर्ड हो जाती है। आपको मैंने बताया है कौन सा इफेक्ट था, ये टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या है कि कोई भी लाइट रे जब किसी भी पार्टिकल से, किसी भी थिन पार्टिकल से, फाइन पार्टिकल से टक्कर करती है, तो ये चारों तरफ क्या होता है, स्केटर हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग। तो बताइए ये चार ऑप्शन में कौन सही है। ये आपका स्कैटरिंग सही है। रिफ्लेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि लाइट का बाउंसिंग बैक होना, स्ट्राइक हुआ किसी पॉलिश सरफेस से और वहां से स्ट्राइक होके वापस आ गया, ये हमारा रिफ्लेक्शन है। और रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो चाहे जो भी रिफ्रैक्शन हो, उसमें लाइट क्या होती है, अपने पास से बेंड हो जाती है, या टुवर्ड द नॉर्मल होती है बेंड, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। स्केटिंग तो बता ही दिए हैं। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है कि लाइट का डिस्पर्ज हो जाना। एक व्हाइट लाइट है 7 कलर में, क्या हो जाए, डिस्पर्ज हो जाए, वो हमारी डिस्पर्जन होती है। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं कि एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन देगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, माने जो एसर्शन है और रीजन है दोनों सही हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और दूसरा इस तरीके से ऑप्शन देगा कि दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट आंसर नहीं कर रहा है। और जो ऑप्शन सी रहेगा, या जो भी नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, ये कहेगा कि ए ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। और लास्ट ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें कैसे सोचना है कि देखिए कि अगर मान लेते हैं, पहले असर्शन को हम लोग ढंग से पढ़ते हैं। The compass needle is placed near a current carrying wire. The deflection of compass needle decreases when the magnitude of current in the wire is increased. अगर कोई आपका मान लेते हैं ये वायर है, ये क्या है, वायर है। अब आपने इस पे मान लेते हैं आई एम्पियर करंट फ्लो कराया, तो इसके चारों ओर मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, और कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर बनेगा।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करता था? ये मैग्नेटिक फील्ड जो बी होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के। जितना ज्यादा आप आई बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा तो बताइए डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा क्या? कह रहे हैं कंपास नीडल डिक्रीज, needle decreases when magnitude deflection of compass needle decreases when magnitude of current in wire is increased। क्या सही है ये सर्सन? बिल्कुल नहीं सही है, करेक्ट। ये क्या होगा? फॉल्स होगा। ये फॉल्स है हमारा। रीजन क्या है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर रीजन ऑन इंक्रीजिंग द करंट। अगर करंट को हम बढ़ा रहे हैं, I का मैग्नीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं, तो जो हम जितने पास में रहेंगे किसके? इस वायर के, उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। जितना पास में रहेंगे, यहाँ पास में रहेंगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितने दूर जाते जाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, और एक समय आएगा कि जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन रीजन जो है, रीजन वाला पोर्शन, ये सही है कि गलत है? तो जाहिर सी बात है करंट बढ़ेगा, तो अगर हम इस लाइन के पास, करंट वायर के पास में है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ये ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए इज फॉल्स बट आर इज, सॉरी, हाँ, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ थ्री मीडिया आर गिवन बिलो। तीन मीडिया आपको दे दिया गया है, मैंने आपको इसी पे ढेर सारे क्वेश्चन कराए थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आना। कि तीन मीडियम दे दिए गए हैं ए बी सी। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और दूसरे का 1.8 है, और तीसरे का 1.5 है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग ए टू बी, ए से बी मीडियम में जा रही है, एंड अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी, बी से सी मीडियम में जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। किस केस में आपका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा, वो किधर बेंड होगा? तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब हमारी लाइट रेडर से डेंसर में जाएगी, किसमें जाएगी? रेडर से डेंसर में जाएगी, तो हमेशा टूवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग होगा, किसका? रिफ्रैक्टेड रे का। और अगर ये रे हमारी डेंसर से किसमें जाती थी? रेडर में जाती, तो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती थी रिफ्रैक्टेड रे। वही सिचुएशन है ये। अब आपको कैसे पता चलेगा सर रेडर कौन है, डेंसर कौन है? तो मैंने एक आपको पॉइंट बताया था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसका डेंसर होना ज्यादा है कंपेयर टू अनदर। अब मान लेते हैं ए और बी, दो मीडियम में कंपेयर करें, तो बताइए किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? बी की ज्यादा है कंपेयर टू ए में। तो यहाँ पे बी हमारा क्या होगा? डेंसर होगा, और ए हमारा क्या होगा? रेयरर होगा। ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बी से सी की बात करें, तो बी के लिए हमारे यहाँ इस दो मीडियम में अगर कंपेयर करें, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? बी का ज्यादा है। तो जब बी का ज्यादा है, तो इसका मतलब कि ये डेंसर हो गया, और सी हमारा क्या है? रेयरर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन इजी बन गया। अब आंसर आप बताइए क्या होगा? जब ए से बी जाएगा, तो इसका मतलब रेयरर से डेंसर में जा रहा है, तो टूवर्ड द नॉर्मल होना ही होना है इसको। ठीक है, चलिए एक आंसर आपका बन गया। टूवर्ड द नॉर्मल कब होगा? इस केस में जब ए से बी की तरफ जाएगा। फिर कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज इन द सेकेंड मीडियम, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। इस मीडियम में लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसमें उसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट की वेलोसिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
अगर मान लेते हैं लाइट की वेलोसिटी को हम c से डिनोट करें तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के। जितना ज्यादा n होगा उतना ही कम हमारी वेलोसिटी होगी। अब बताइए हमको कि किसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ए से बी वाले में कंपेयर कर रहा हूं कि बी से सी वाले में। ए से बी में जब जाएगी तो इसका मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, तो वहां पे लाइट की वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब बी से सी में जाएगी इसका मतलब डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो इस केस में हमारी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 से 1.5 पे दे जा रही है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 की जगह क्या हो जा रहा है, 1.5 हो जा रहा है। तो इसमें स्पीड कम है और इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम कौन सा ए मीडियम होगा, वो मीडियम सी है, जिसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा? क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपको आंसर करना है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। किसी भी वायर, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और कह रहे हैं दीज पार्ट्स आर, इसको कट कर दे रहे हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिए हैं। किस पार्ट में, इक्वल पार्ट में कट किए हैं। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। दीज पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर कट करने के बाद पार्ट को क्या कर दिए हैं, पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1, अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाए वो क्या बन जाए, R1 है, तो करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ R1 टू R। ठीक है। अगर ए पॉइंट, मैंने आपको हूबहू ऐसा मिलता जुलता न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में आप देखिएगा, मैंने आपको कराया है, वही न्यूमेरिकल आया है, जस्ट केवल डेटा चेंज कर दिए हैं। मैं आपको बताया था डेटा चेंज करेंगे, कभी आर रेस टू आर वन पूछ लेंगे, कभी R1 रेस टू आर पूछ लेंगे। ये ध्यान ध्यान देना है कि हमसे पूछ क्या रहे हैं, किसके बीच में किसका रेशियो पूछ रहे हैं। तो चलिए, ये मान लेते हैं कोई कंडक्टर है हमारा, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है। इसको 3 पार्ट में, इक्वल 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। एक को L/3 L/3 L/3, मतलब टोटल अगर L लेंथ का है तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, L/3 L/3 L/3। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल के होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना घटाएंगे उतना रेजिस्टेंस घटेगा। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा कि ये जो कंडक्टर है, ये 3 पार्ट वाला, एक का रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा, दूसरे का R/3 हो जाएगा, तीसरे का भी R/3 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो जैसे ही हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं कि इन तीनों को कह रहे हैं कि पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि ए हमारा पहला रेजिस्टेंस है, ए हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है, और ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है। बात समझ में? तो एक R/3 हो गया, दूसरा भी R/3 हो गया, तीसरा भी R/3 हो गया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल के लिए क्या बताया था? पैरेलल के लिए बताया था कि R इक्विवेलेंट, यहाँ पे कह रहा है कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है इनका R1 हो रहा है। R इक्वी के पास क्या लिख देते हैं, R1 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R/3, 1/R/3, माने 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही फार्मूला लगाते थे। तो 1 इसको डायरेक्ट कर दो क्या? चलो अच्छा, एक स्टेप लिख ही दे रहा हूँ। 1/R/3 प्लस 1/R1, क्या हो जा रहा है, R/3 हो जा रहा है। ठीक है। बैटरी कम हो गया है क्या? तो यहाँ पे R की 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, बोलिए, R हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है?
तो यहाँ पे क्या होगा कि 1/r1 इक्वल टू आपको मिल गया है क्या, 9/r करके। तो ओवरऑल अगर इसको हम r इधर भेज दें तो r/r1 इक्वल टू कितना मिल गया, बोलो 9/1 मिल गया। लेकिन आपको ये पूछा है क्या, आपको पूछा है r1/r बताइए, माने इसका रेसिप्रोकल कर दूं। तो इसको जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे माने r1/r करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/9 बन जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1:9 होगा। क्लियर है, 1:9 होगा। समझ में आया सबको। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनेंगे और ऐसे ही आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी लाइट बेहतरीन रिवीजन करिएगा और मैग्नेटिक तो करिएगा करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर टू द इमेज बिलो एंड आर करके दिया है। ठीक है, and state how the magnetic field pattern indicates region where the magnetic field is stronger outside the magnet. What happened to magnetic field when current in the circuit is reversed? समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहे हैं कि इस इमेज को आप देखिए, state how the magnetic field pattern indicates the region where magnetic field is stronger outside the magnet. outside the magnet, inside the magnet वाला टर्म क्या है, यहाँ पे सोलेनॉइड है हमारा। सोलेनॉइड में मैंने आपको बताया था कि अगर सोलेनॉइड हमने बनाया है, सिंपल मान लेते हैं सोलेनॉइड है आपका, इस तरीके से कोई मटेरियल था, इस पे हमने क्या किया, इंसुलेटेड वायर की टर्निंग कर दिया था। ठीक है, जैसे ही बाइंडिंग हुआ, बाइंडिंग होने के बाद ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, ये नंबर ऑफ टर्निंग पे भी डिपेंड करती थी, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करती थी, और किस पे करती थी, लेंथ पे भी डिपेंड करती थी। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, अ, हाँ, एक फार्मूला होता था म्यू नॉट एन आई एल करके, मैंने बताया था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमें निकालना ही निकालना है, इसीलिए सोलेनॉइड बना रहे हैं। तो ये म्यू नॉट एक हमारा कांस्टेंट होता है, इस पे भी डिपेंड करता था, नंबर ऑफ टर्निंग पे डिपेंड करता था, आई पे डिपेंड करता था और एल पे डिपेंड करता था। एल क्या होता था, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड होता था। ठीक है, जितना ज्यादा टर्निंग करते थे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमारा बढ़ता था। ठीक है, और जितना ज्यादा आई माने करंट बढ़ाते थे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता था, और जितना ज्यादा लेंथ लेते थे हम सोलेनॉइड का उतना ज्यादा हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता था। क्लियर है? तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आउटसाइड, इनसाइड में हमने बताया था कि इनसाइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता था। ठीक है, जिसका फार्मूला हमने म्यू नॉट एन आई एल करके बनाया था। लेकिन यहाँ पे आउटसाइड में पूछ रहा है कि आउटसाइड कहाँ पे मैक्सिमम होगा। हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जितने दूर जाएंगे उतनी ही स्ट्रेंथ हमारी कम होगी, और दूर चले जाएंगे जहां फील्ड लाइन है ही नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड बीच का टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगा आउटसाइड दैट। तो जहाँ पे पोल है, एन पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे हमारे पोल्स हैं वहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, इसीलिए हमारा वहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तो आपका आंसर होगा कहाँ पे, नियर द पोल। ठीक है, इसके बाद ये सब बताइएगा कैसे क्या हो रहा है, 2 नंबर ऐसे नहीं दे देंगे, आप एक लाइन लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। अगर रिवर्स्ड कर देते हैं तो क्या होता है, करंट को रिवर्स कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता था। जहाँ पे नॉर्थ पोलरिटी चेंज हो जाती थी, जहाँ पे नॉर्थ पोल बनता था वहां पे साउथ बनेगा, और जहाँ पे साउथ बनेगा वहां पे नॉर्थ हो जाएगा। तो पोलरिटी चेंज हो जाती थी, यही इनको बताना है। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक्सप्लेन, 3 नंबर सेक्शन सी के क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के हैं, सोचिएगा। एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी भी मटेरियल का, अगर एयर के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन 1 क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वैक्यूम या एयर की देखें तो इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी मानी जाती थी, वो लगभग नियर टू 1 के मानी जाती थी, 1.00 करके 3 या 8 करके माना जाता था।
तो लगभग 1 हम मान लेते हैं एयर की। लेकिन जितने मटेरियल हैं सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी बोलो? 1 से ज़्यादा थी। कोई ऐसा मटेरियल जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम है? कोई नहीं है। तो जितना ऊपर हम जा रहे हैं, उतना हमारा क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा था। केरोसिन का अलग है, डायमंड का 2.42 करके अलग है, सबका क्या है, अलग-अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एक तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सर एन इक्वल टू होता था सी बाई वी। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात किए थे तो कितने तरीके की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी? 2 तरीके की थी। एक हमारा क्या था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और दूसरा क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक मीडियम से रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की बात करते थे। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, वो हमारा रिलेटिव रहता था। लेकिन इसी दोनों मीडियम में अगर जो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इतना, तो वो अगर हमारा एयर या वैक्यूम हो जाए, तो उसको हम बोलते थे कौन-सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा माने अगर बात करें विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक है? तो हम एक पॉइंट आपको बताया था कि पहले जिस मीडियम में लाइट जहाँ से जाती है, ठीक है? अगर मान लेते हैं एयर से लाइट आ रही है, एयर से आ रही है और किसी मीडियम में जा रही है, कोई मीडियम है, इसमें जा रही है, तो बताइए क्या होता था? इसकी स्पीड क्या होती थी? बदल जाती थी, ठीक है? घट जाती थी। तो अगर इसमें मान लेते हैं V1 वेलोसिटी था, इसमें कितनी थी वेलोसिटी? V2 थी। तो N इक्वल टू मैंने बताया था V1 बाई V2। अगर पहला मीडियम हम मान लेते हैं एयर है या वैक्यूम है, तो वहाँ पे लाइट की वेलोसिटी हम लोग C से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। डिवाइड बाय उस मीडियम में जिसमें जा रही है लाइट, ठीक है? V2 की वैल्यू जिसमें जाती है, ये मीडियम फर्स्ट है तो V1 डिवाइड बाय जिसमें गई है लाइट V2। तो अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इससे कम होगी तभी तो ग्रेटर देन 1 होगा। और जाहिर-सी बात है, जो V2 सेकंड मीडियम जब मीडियम में जाती है तो उसमें वेलोसिटी कम हो जाती है। इसीलिए जब यहाँ कम जैसे ही यहाँ पे इनसे कम आ गया, इनसे कुछ कुछ भी कम आ जाए, 2.9 × 10⁸ करके आ जाए या 1.5 × 10⁸ करके आ जाए, तो इस केस में हमारा क्या हो गया? जब भी वैल्यू आएगा, अगर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है, डिनोमिनेटर हमारा छोटा है, तो बताइए ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा? हर हालत में ग्रेटर देन 1 होगा। बात समझ में आया? इसलिए आपका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से आप दे सकते हैं कि हर एक मीडियम में क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी अलग-अलग होती है। एयर में सबसे ज़्यादा होती है और बाकी सब में क्या होती है, एयर की वेलोसिटी या वैक्यूम की वेलोसिटी से कंपेयर में जो है कम होती है। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम की लाइट जब भी हमारी वेलोसिटी कम हो रही है, तो 1 से कम होगा कि नहीं होगा? जो ओवरऑल वैल्यू आएगा। इस तरीके से इसका आंसर ए हो गया। एक्सप्लेनेशन ये हो गया, एक्सप्लेन बोले थे, आपको ये सब लिखना है, प्रॉपर फार्मूला वगैरह लिख के, ठीक है? इसके बाद सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, a light ray travel from air into the semicircular plastic block. Give a reason why the ray does not deviate at the semicircular boundary of the plastic block. कह रहे हैं कि सेमी सर्कुलर आपका ले लिया गया है बाउंड्री। तो सेमी सर्कुलर बाउंड्री अगर ले लिया गया है, अगर कोई लाइट को हम फॉल करा रहे हैं, कहीं से भी फॉल कराएं, कहीं से भी फॉल कराएं, किसी भी एंगल से फॉल करा रहे हैं, और कहाँ फॉल करा रहे हैं, इस नॉर्मल पे माने सेंटर पे फॉल करा रहे हैं, तो सर्किल या स्फीयर का एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, थ्योरम याद होना चाहिए कि अगर मान लेते हैं कि ये आपका स्फीयर है, ये हाफ स्फीयर मान लेते हैं या फुल ही मान लेते हैं, चलिए फुल मान लेते हैं, ये इनका सेंटर है। अब सेंटर से किसी भी पॉइंट को आप मिलाएँगे, किसी भी पॉइंट को जितने भी पॉइंट है, अगर सर्कमफेरेंस सर्किल से या स्फीयर के सरफेस से अगर कर रहे हैं, तो ये जो टेंजेंट हम इस पे ड्रा करते हैं, टेंजेंट जो इस पे ड्रा करते हैं, इस पे जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये हमेशा बताओ क्या कितना एंगल बनाएगा? हमेशा 90 डिग्री का रोल करेगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, हर जगह 90 डिग्री बनाएगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है, तो आपका ये एक्सप्लेनेशन भी क्लियर करना ईज़ी हो जाएगा। तो आपने इसका मतलब ये नॉर्मल का रूल कर रहा है,
जब नॉर्मल का रोल कर रहा है तो ये नॉर्मल हो गया, तो आई इक्वल टू बोलो क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो आर इक्वल टू क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में आई इक्वल टू आर होता है। तो इसलिए इसलिए यही रीजन है कि light ray travel from air into the semicircular plastic block does not deviate at a semicircular boundary of the plastic block, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रही है वहीं से रिबाउंड हो जा रही है। जब रिबाउंड हो जा रही है तो कहाँ से वो रिवेट हो पाएगी, रिवेट नहीं हो पाएगी। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द एबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक से आउट हो जाए, उसका रे डायग्राम आगे क्या करिए, बनाइए फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। इसके लिए आप क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या है, प्लास्टिक है, और इधर बाहर क्या है, एयर है। ये हमारा एयर है, ये बाहर वाला पोर्शन एयर है, और ये हमारा क्या है बोलो, जो प्लास्टिक है डेंसर है, ये डेंसर है। ठीक है, तो जब ये डेंसर है और ये एयर है, तो जब डेंसर से लाइट एयर में जाती है या रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाती है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल नॉर्मल होती है कि टूवर्ड द नॉर्मल होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बना दो, ऐसे जाना चाहिए था सीधे, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। बात समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बनाना है डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू मेजरेबल प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट है, तो हीटिंग इफेक्ट कौन एक्सप्लेन करता है, पहले ये बताइए। हीटिंग इफेक्ट जो है ये हमारे जूल साहब ने किया था, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ने क्या कहा था, P, ये जो हमारी पावर है, P इक्वल टू क्या होता है बोलो, W बाई टी होता है। तो जो वर्क होता है वो एनर्जी का फॉर्मेशन लेता है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी होगा। जब P इंटू टी होगा, P की जगह क्या रख दूं, एक फार्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू V इंटू आई होता है, इंटू टी कर देता हूं, तो वी आई टी हो गया। अब इसको अलग अलग फॉर्म में कर लीजिए आप, V की जगह आई इंटू आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब आई की जगह क्या रख दें, V बाई आर रख दें, तो V स्क्वायर P बाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया, और यही वर्क डन हमारा हीट में कन्वर्ट होता है। तो हीट इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, H इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो जो हीट प्रोड्यूस हुआ है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये करंट के मैग्नीट्यूड के, करंट के जो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, जितना ज्यादा करंट आप देंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितना देर के लिए बढ़ाएंगे, जितने टाइम के लिए बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। कौन बताया था, जूल्स ने बताया था। इसीलिए इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या, कौन सा, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है सबको? एक तो ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ, किसी भी कंडक्टर का लेंथ जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और किसी भी कंडक्टर का एरिया जितना बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये डायरेक्टली आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है।
एयू का है, माने एयू मतलब गोल्ड का है, सिल्वर एजी अर्जेंटेनम सिल्वर का है, कापर का है, आयरन का, किस मटेरियल का बना है, तो माने नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर में उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्लियर है? इस तरीके से ये हमारे आपको लिखे थे कि कितने फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्या रिस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चंस व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ मेटेलिक बॉडी आर कनेक्टेड टू द मेंस थ्रू अ 3 पिन प्लग। तीन 3 पिन, आपने 2 पिन भी देखा होगा, 3 पिन भी देखा होगा। वेयर एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब कैन बी कनेक्टेड विथ अ 2 पिन प्लग। ठीक है, सी रोट 3 पिन कनेक्शन reduce heating connecting wire। हर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इज हर आंसर करेक्ट आर इनकरेक्ट, जस्टिफाइड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन द डोमेस्टिक सर्किट। तो क्वेश्चन समझिए, अनन्या जो है रेस्पॉन्डेड टू अ क्वेश्चन कर रही है कि इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब जैसे जो हमारे कूलर हो गए, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है, इसमें जब भी होता है वो 3 पिन होता है। इस तरीके से 3 पिन्स होते हैं कि नहीं होते हैं? 3 पिन्स होते हैं, 3 पिन्स होते हैं। जबकि हम अगर इलेक्ट्रिक बल्ब ले लें जिसकी पावर कम है तो उसमें 2 ही पिन होता है। तो वो कारण क्या बता रही है, सी रोड वो लिखती है, ऐसे आप क्वेश्चन का रेस्पॉन्ड कर रही है कि 3 पिन्स कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग कनेक्टिंग वायर्स। ये तीसरा जो पिन है ये रिड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट को। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 3 पिन है तो एक पिन बेटा मेन का होता है, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रल होता है, और तीसरा ये जो होता है अर्थ का होता है। तो ये मेंस किस कलर का होता था? रेड का होता था। रेड कलर हमारा मेन होता था जिसके थ्रू करंट पास होता था। और जो हमारे न्यूट्रल है ये हमारा किस कलर का होता था? येलो और ब्लैक होता था। ठीक है, और जो ये अर्थ होता था ये किस कलर का होता था? ग्रीन या ब्लू कलर का होता था। बात समझ में आया? तो ये जो ग्रीन कलर है अर्थ, ये इसलिए यूज होता है जो हमारे भारी अप्लायंसेस हैं जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो जो मेटेलिक कंडक्टर होता है उसमें कहीं का चार्ज ना फ्लो होने लगे। अगर बाय द वे चार्ज फ्लो होने लगा, मान लेते हैं कोई सरफेस है और इस सरफेस के चारों ओर हमारा क्या होने लगा, चार्ज का फ्लोइंग होने लगा, इसको क्या करते हैं हम लोग न्यूट्रल करते हैं। और ये जो हमारा थर्ड वायर है ये जाके कहीं ना कहीं अर्थ से कनेक्ट हुआ है। जो हमारी वायरिंग होती है इस तीसरे पॉइंट को हम अर्थ से कनेक्ट कराए रहते हैं कि अगर इनका चार्ज निकला हुआ है तो ये क्या हो जाए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाके न्यूट्रलाइज हो जाए, खत्म हो जाए। क्लियर है सबको? तो आपको ये देना है कि अर्थिंग ये अर्थ का रोल करता है। इसका काम है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं इसको क्या करना, खत्म करना। कोई अलग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा, कोई अलग चार्जेस फ्लो होने लगा, कभी कभी हम लोग प्रेस छूते हैं तो करंट आ जाता है, तो करंट आता है तो हाथ हटाते हैं तो बच जाते हैं। कारण इसी का रहता है, अगर ये अर्थ ना लगा होता तो हम बच भी ना पाते, मेंस और न्यूट्रल पकड़ लेते हमको। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि इज हर आंसर करेक्ट आर इनकरेक्ट। तो इसका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? जाहिर सी बात है इनकरेक्ट है। ठीक है, जस्टिफाई तो कर ही दिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। अब डोमेस्टिक सर्किट में जो फ्यूज होता है, फ्यूज हमारा एक ऐसे मटेरियल से बना होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो आपने कराया, मान लेते हैं आई करंट फ्लो कराया, आपने कहा हीट के लिए जो होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है। जितनी ज्यादा सर करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, और इतना ज्यादा करंट ना फ्लो हो जाए जितनी मुझे जरूरत नहीं है,
और जैसे ही ज्यादा करंट फ्लो होता है, यहाँ पे इतना हीटिंग हो जाता है कि ये मेल्ट होकर टूट जाता है। तो जो कनेक्शन हमारा जो क्लोज पाथ बनाया रहता है, वो ओपन पाथ हो जाता है, जिससे हमारा पूरा कनेक्शन क्या होता है, पूरी लाइट हमारी स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से फ्यूज का ये फंक्शन है कि ओवर करंट को जैसे हुआ उसको सिक्योरिटी के लिए किए जाते थे। कभी भी कोई वायरिंग करना हुआ, चलिए वहां से कट कर दीजिए। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा कभी ज्यादा करंट फ्लो हो गया तो उसको क्या करता है, पूरे सर्किट हमारी पूरे घर की सर्किट ना खराब हो जाए, इसको बचाने के लिए हम लोग फ्यूज लगा देते हैं, ताकि ये यहाँ का वायर ही मेल्ट होके पूरा कनेक्शन ही खत्म कर दे, पाथ ही ओपन कर दे, कहीं भी लाइट नहीं जाएगा। तब सब लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, देखो फ्यूज तो नहीं चला गया, तो रियल में उस समय फ्यूज ही गायब रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है डी पार्ट है, सेक्शन डी का 5 नंबर का क्वेश्चन है। सोचिए, ये भी लाइट से क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द एबव इमेज शो अ थिन लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दिया है, और कह रहा है व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन एबव फिगर। व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है बताइए, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इफ रियर inverted image to be formed by the lens at a distance of 7 meter. Rear, if the rear inverted image is formed by this lens a distance of 7 meter, 7 मीटर पे इमेज बन रहा है, तो ये v की वैल्यू है कि u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। पोल नहीं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा क्योंकि मिरर नहीं है। देन सो कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करें, माने आपसे यू की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, ये हमको एफ दे दिए हैं, एफ इक्वल टू कितना दिए हैं बोलो, एफ हमको दे दिए हैं 5, कहाँ गया, 5 मीटर दे दिए हैं, तो एफ इक्वल टू 5 मीटर। अब ये बताइए, साइन कन्वेंशन रूल आपने पढ़ा है, तो इसमें फोकस जो यहाँ बनता था, जो फोकल लेंथ होती थी हमेशा पॉजिटिव होती थी, ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं, तो पॉजिटिव होगा, तो फोकल लेंथ हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और कह रहे हैं कि जो वी है ये कितना है बोलिए, वी भी हमारा इधर बन रहा है, इमेज हमारा इधर ही बनेगा ना, 6 केस आपको पढ़ाया था लेंस में, तो इमेज हमारा इधर ही बन रहा है, और रियल इन्वर्टेड बोला है, तो रियल इन्वर्टेड हमेशा इस साइड बनता है, और एक ही केस होता है लास्ट केस, जब हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे हमारा वर्चुअल और डायरेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये करना है कि आपको वी दे दिया है कितना मीटर, 7 मीटर बन रहा है, तो बताइए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि अगर इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, इधर ही होगा, इधर से जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, समझिएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये फोकस F1 है, फोकस F2 है। ठीक, अब आपसे यू पूछा है कि यू बता दीजिए, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, फार्मूला, लेंस का फार्मूला। वैल्यू पुट करिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करिए, क्या 1/u आपसे पूछ रहा है कि 1 u बताइए क्या होगा, तो u इधर हम कर लेते हैं, तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। बोलिए, ठीक है, 1/v माने 1/7 माइनस 1/u माने 5 इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7/35। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 - 7 डिवाइड बाई कितना, 35। ठीक है, तो कितना आ गया, -2 कितना, 35। तो वी यू इक्वल टू कितना आ गया, -35 सॉरी 32, तो -17.5 मीटर। मीन्स इमेज को जो ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे वो कितना, चूंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, जब लेफ्ट साइड रखा जाएगा यहाँ कहीं, तो इनकी डिस्टेंस जो होगी, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जब मेजर करेंगे तो हमेशा नेगेटिव साइड जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, नेगेटिव आया है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है।
ऐसे आंसर चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, देन शो विथ कैलकुलेशन वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। यू कहाँ प्लेस होगा, -17.5 मीटर पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा नीटली लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन 2। ये जो 2 नंबर आपका केस दिया गया है, इसमें करें इस हिसाब से आप रे डायग्राम बनाइए। तो हम लोग थोड़ा सा इसको कलर चेंज करते हैं, कलर इसका रेड लेते हैं क्योंकि येलो दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए, तो ए यहाँ पे रे डायग्राम में क्या होगा, मान लेते हैं अब फोकस कितना है, फोकल लेंथ 5 मीटर है। इसका मतलब क्या है कि 5 से डबल, 5 से डबल क्या हो जाएगा बोलिए, 2f1 f2 होगा कि नहीं होगा, 5 2 जा 10, 10 के बाद 14 कितना आ रहा है, कितना आंसर अभी निकाला था 17.5। इसका मतलब 2f1 के बाद ऑब्जेक्ट हमारा रखा गया है 17 सॉरी 17.5 मीटर पे। अब यहाँ से रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होगी बोलिए, फोकस से जाएगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, इसको सही से बना लिया, ये फोकस से पास होगी। और दूसरा रे कहाँ जाए, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, किससे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा इमेज बना रही है क्या, बिल्कुल बना रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपका, अगर इसको हम दे दें ए बी नाम, तो ए डैश बी डैश हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से आपका रे डायग्राम, इसीलिए मैं बोल रहा था रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए 5 नंबर का क्वेश्चन कितना इजी बनाए हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा इजी नहीं है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तब इजी लगेगा, अदरवाइज ये बोझ लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि a 10 centimeter long pencil is placed 5 centimeter in front of a concave mirror having a radius of curvature 40 centimeter। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिए हैं आपको। इसको पहले हम लोग कलर चेंज करते हैं। ठीक है, इसका कलर हम लोग येलो ही लेते हैं। ठीक, अब एन 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कितना लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मिरर हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, एक कॉनकेव मिरर है। आप रे डायग्राम जरूर बनाइएगा, अगर रे डायग्राम नहीं बनाए हैं तो आपका क्वेश्चन ही जान लीजिए टफ होने वाला है। रे डायग्राम जैसे ही बनाएंगे आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ए पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है कि कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है एच ओ मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट की साइज कितनी दिया है बोलो, 10 सेंटीमीटर दिया है, और इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कितने सेंटीमीटर पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो u इक्वल टू दिया है -5 सेंटीमीटर। हैविंग अ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया है, कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर माने ए डिस्टेंस हमको दिया है, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ होती है, 20 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ हो गया। तो एफ इक्वल टू बोलो कितना हो गया, r/2 करके निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 40/2, इसका मतलब कितना बन गया, 20 सेंटीमीटर। अब बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा, अब ये पोल से हम निगेटिव एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो माइनस होगा, क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो एफ इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ आपका क्लियर हो गया कि एफ इक्वल टू -20 सेंटीमीटर होगा। यू आपको पता हो गया, एच ओ आपको पता हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब पूछ क्या रहे हैं, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ बन रहा है, तो मतलब आपको वी पूछ रहे हैं कि वी बता दीजिए, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। फिर पूछ रहे हैं व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज,
माने एच आई पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द इमेज पूछेंगे। तीसरा करें हैं ड्रा द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एज मेंशन्ड इन फर्स्ट, जैसा मेंशन्ड फर्स्ट में है। तो चलिए इमेज बनाते हैं। इसमें क्या है कि अब बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ कहीं माने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब इस केस में जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, तो ये रे जाएगी, कहाँ से पास होगी बोलिए? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, पास होगी। ठीक है, और दूसरी क्या होगी? अगर पोल पे हम गिरा रहे हैं, तो इसको दूसरी रे को हम कलर ही चेंज कर दे रहे हैं। दूसरे में हम लोग कलर ले रहे हैं, इंक कलर रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो रेड में जैसे हमने क्या किया कि पोल पे गिरा दिया, ये लाइट हमने पोल पे इंसिडेंट कराया। दूसरा आई से गिरा, तो आर से क्या होगा बोलो? वापस होगा। ये हमारा क्या डाइवर्जिंग नेचर है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक ए वाला एक ए वाला, तो ये कहाँ मिलेंगे बेटा? पीछे जाएंगे। तो जैसे ही पीछे हमने मिलाया, तो यहाँ कहीं इसका इमेज बनेगा। बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज बना हमारा, एक हमारा अगर ए बी इसका नाम दे दूं, तो ए डैश बी डैश, ये हमारा बन गया क्या? इमेज बन गया। कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर बना। तो इसका बताओ नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? इनलार्ज हो जाएगा। और पोजीशन क्या होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। तो आपसे पूछा था कि वी बताना है, तो वी बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि वी बताने के लिए आप लोग यही फार्मूला लगाओगे मिरर का। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कभी माइनस मत लगा देना, लेंस वाला फार्मूला गलती से जल्दी जल्दी मत लगा देना। तो 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू बोलो क्या होगा? 1/f माइनस 1/u होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब कि आपको u पता है कितना है? -5 सेंटीमीटर। और v कितना है? -20 सेंटी। f कितना है? -20 सेंटीमीटर। u कितना है बोलिए? u हमारा -5 है। ठीक है, -5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/20, माइनस माइनस प्लस 1/5। ठीक है, इसके एलसीएम ले लेता हूँ 20, तो बचेगा कितना? यहाँ पे बच जाएगा 4, नहीं 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, -1, और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, 5 4 जा, तो ये हो जाएगा कितना? 3/, बोलिए 20 हो जाएगा। 3/, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मतलब 20/3 क्या हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस में आई है, जाहिर सी बात में प्लस में रहेगा, तो 20/3 सेंटीमीटर आ गया v की वैल्यू। तो आपसे यही पूछा था कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर, कहाँ पोजीशन हो रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं साइज ऑफ द इमेज ऑफ द, साइज ऑफ द इमेज पूछा है। एच आई बाई एच ओ इक्वल टू, मैंने आपको बताया था यही मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है? -v/u होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, बस आंसर रखिए। तो एच आई क्या होगा बोलो? एच आई इक्वल टू हो जाएगा -v/u इंटू बोलो HO होगा। तो -v की जगह हम क्या रख दें? v, और v का हमने पॉजिटिव लेंगे तो 20/3 होगा, 20/3 होगा, इंटू HO। HO कितना दिया था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया था? 10 सेंटीमीटर दिया था, तो यहाँ पे 10 रख देते हैं। पूरे का डिवाइड कितना हो जाएगा बोलो? अभी निकाला हूं ना, यू दिया है, कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दीजिए यू जो है -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग माइनस माइनस कट कर देंगे, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है। करे विनीता एंड अहमद डिमोस्ट्रेटेड अ
सर्किट दैट ऑपरेट्स द टू हेडलाइट्स एंड द टू साइड लाइट्स ऑफ द कार। दो हेडलाइट है और दो कितने हैं, दो साइड लाइट है। इन देयर स्कूल्स एग्जीबिशन बेस्ड ऑन देयर डेमोन्स्ट्रेटेड सर्किट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसकी जो सर्किट बनाई है इस बेसिस पे आपको क्या करना है, आंसर देना है। कह रहा है स्टेट द व्हाट हैपन व्हेन स्विच इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2 और पोजीशन 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप। ईच लैंप के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा व्हेन लिट, जब ये जलेगा। कैलकुलेट द करंट, करंट को भी कैलकुलेट करना है, किसमें, दोनों पोजीशन पे कैलकुलेट करिए। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं, वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं हम पोजीशन 2 पे कनेक्ट करा दें, ए हमारी ए है, अब इनको क्या करा दिया, कनेक्ट करा दिया। ए हमारा डिस्कनेक्ट है, जब डिस्कनेक्ट है तो यहाँ से करंट हमारा फ्लो हुआ, ए हमारा क्लोज पाथ है, ए हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसका कोई रोल रहेगा क्या, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। जब इसका कोई रोल नहीं रहेगा तो ए रोल केवल इसका टू, जब हम 2 पे कनेक्ट करेंगे तो यही रोल रहेगा। तो यहाँ पे 12 ओम है, 12 ओम है, दोनों पैरेलल में है। जब दोनों पैरेलल में है तो यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, और ये दो पार्ट में टूटेगा। ये करंट पैरेलल में I1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले आई निकाल लें। आई कैसे निकालेंगे, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। बताइए, दो पैरेलल है, 12 ओम 12 ओम, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/12 प्लस 1/12, ये आ जाएगा 2/12 करके, मतलब 1/6। तो 1/6 इसका मतलब आर इक्वल टू कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 6 ओम। तो आई इक्वल टू बताइए क्या होगा, आई इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर होगा। तो V कितना दिया है, 12 दिया है, आर कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ही तो निकाले हैं। ये कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, 2 एम्पियर। तो ये आई यहाँ से 2 एम्पियर में चली, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, और चूंकि इक्वल रेजिस्टेंस है इसलिए इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर हो जाएगा इसमें, और इसमें भी क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है? तो पोजीशन 2 में ऐसा हो गया। अब पोजीशन 3 की बात करते हैं कि जब पोजीशन 3 में क्या हुआ, कि इस केस में बात करते हैं पोजीशन नंबर 3 में। पोजीशन 3 में जैसे ही ए को लाके हम इसमें टच करा दें, ठीक है, तो इसको देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इरेज करें, साफ कर दें। ठीक है, अब इसको साफ कर दिए, पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे जैसे ही हमने क्या किया कि इसको, ठीक है, पेन ले लिया, तो अब इसको कनेक्ट करा दिया। ए से हमने इसको कनेक्ट करा दिया, ए हमारा क्या हो गया, ए जब कनेक्ट हो गया तो ए हमारा डिस कोई मतलब नहीं है, ओपन हो गया। यहाँ करंट जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ तो वायर टूट चुका है, तो यहाँ करंट जाएगा नहीं। एक करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा ऐसे करके, ये I3 में आ जाएगा। अब I3 में आ जाएगा तो मान लेते हैं ये करंट हमारा I है, ये दो पार्ट में टूट गया, एक I1 में हो गया और दूसरा किस में हो गया, बोलिए, I2 में हो गया। तो जब ये दो पार्ट में टूटा तो अब फिर वही टारगेट, कि पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, फिर टोटल करंट निकाल लें। ये मेथड अच्छा है, शॉर्टकट मेथड मत ढूंढिएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये दोनों पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम 4 ओम दोनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको निकालिएगा, 2 ओम आएगा, 1/4 प्लस 1/4, तो क्या हो जाएगा, 2/4। रेसिप्रोकल होगा तो 4/2 मतलब 2 ओम। ठीक है, तो जब 2 ओम होगा तो बताइए आई इक्वल टू इसके लिए क्या बन जाएगा, 12 कितना हो जाएगा, 2 ओम, तो मतलब 6 एम्पियर आ गया। कितना करंट आ गया टोटल, 6 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 6 एम्पियर हो गई। अब 6 एम्पियर चूंकि रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है तो इसमें भी 3 एम्पियर आएगा और इसमें भी 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा करंट ऐसे फ्लो हुआ, यही घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप। अच्छा बताइए, जब ये तीनों को हमने 1 2 3 ये सबको ऐड कर दिया एक जगह, ये सारी सर्किट हमारी क्या हो गई, 12 ओम 12 ओम 4 ओम 4 ओम, ये सब क्या हो गए, पैरेलल हो गए।
जब सब पैरेलल हो गए तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि पैरेलल में अगर पैरेलल हमारी कोई भी रेजिस्टेंस है, एक या एक से अधिक चाहे जो हो, जो भी हमने एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज दिया है, ठीक है, अगर V दिया है तो इस R1 के क्रॉस भी V वोल्टेज होगा, R2 के क्रॉस भी होगा, R3 के क्रॉस भी होगा, चाहे जो रेजिस्टेंस रहे, लेकिन वोल्टेज क्या होता है पैरेलल में, सेम होता है। और करंट क्या होता है, डिफर होता है, डिफरेंट होता है। अगर I करंट गया है तो इसमें मान लेते हैं I1, इसमें I2, इसमें I3 सॉरी। I1, I2, I3 ये करंट अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो पोटेंशियल बताइए क्या होगा, इसके लिए भी 12 ओम होगा, इसके लिए भी 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट होगा, इसके लिए भी 12 वोल्ट होगा, इसके लिए भी 12 वोल्ट होगा। तो सबके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 12 वोल्ट होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट है, कैलकुलेट द करंट। कैलकुलेट द करंट, करंट को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द करंट, अब करंट कैलकुलेट करना है तो दो तरीका। ओवरऑल अगर करंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, 1/12 प्लस 1/12, चूंकि सब पैरेलल में हो गए ना, तो 1/12, 1/12 प्लस, ऐसे देखिए, इसको करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कोई खाली जगह, हाँ। तो आप 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12, ठीक है। टोटल एलसीएम इसका ले लें तो 12 हो जाएगा। बोलिए A3 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा। तो 6 और 8, तो 8 अपान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ए आर इक्विवेलेंट है, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट है, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 अपान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 4 3 जा, और ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 3/2 आर आ गया। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। V आपको पता है कितना, 12 वोल्ट है, और डिवाइड बाई R कितना है, 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या, डायरेक्ट कर दिया हो, इतना तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं तो हो जाएगा 4 जा, तो 3 4 जा 12, ठीक है, और 4 2 जा 8 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, इसको ध्यान से करिएगा, कंसेप्ट को भूलिएगा मत। सीरीज में क्या होता है, बोलिए, सीरीज में जो होता है हमारा वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन करंट क्या होती है, हर जगह सेम होती है। और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, लेकिन करंट क्या होती है, डिफर होती है। ठीक है, तो बस आज यहीं तक, ठीक है।